फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा स्टडी पॉइंट। आज है 9 अगस्त और 9 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हमारी पॉजिटिव और मोटिवेशनल लाइन। तो आज की मोटिवेशनल लाइन है, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, बशर्ते मेहनत लगातार होनी चाहिए। यानी दोस्तों, असफलता से ही हमें सफलता मिलती है, क्योंकि जीवन में पहले असफल होते हैं तभी हमें पता लगता है कि हमारी कहाँ कमी रही है। उस कमी को जब हम देखेंगे तब उसमें सुधार कर पाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि असफलता के बाद हमें रुक नहीं जाना है, बल्कि और लगातार मेहनत करनी है, तो हम सफल अवश्य हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, पहली किसान रेल निम्न में से किन दो शहरों के बीच चलेगी? यानी पहली कोई भी चीज़ होती है वो इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान की पहली किसान रेल है ये, तो ये चलेगी देवलाली से दानापुर स्टेशनों के बीच। ओके, और ये देवलाली कहाँ है? देवलाली है महाराष्ट्र में, ठीक है, नासिक के अंदर। और ये दानापुर है बिहार, यानी महाराष्ट्र से के नासिक से लेके बिहार तक चलेगी ये, दानापुर तक। ओके, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसानों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नई ट्रेन की शुरुआत की है। किसान रेल पूरी पार्सल ट्रेन होगी, जिसमें किसानों का अनाज, फल, सब्जियां आदि लाना और ले जाने का कार्य किया जाएगा। अब तक फल, सब्जी आदि एक जगह से दूसरी जगह सड़क से होते हुए ट्रकों में जाया करता था। इसमें ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लगता था। ओके, तो इस लिहाज से जो है ना, ट्रेन एक बहुत ही सुविधाजनक और जल्दी मंडियों तक सामान पहुंचाने वाला विकल्प साबित होगा। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, हिम तेंदुआ यानी पता है हिमालय के आसपास जो पाया जाता है, हिमालय की तलहटी में पाया जाता है, यानी बर्फ़ में जो तेंदुआ पाया जाता है वो होता है हिम तेंदुआ। ये संरक्षण केंद्र, इनको संरक्षण देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। वो कहाँ स्थापित होगा? वो होगा उत्तराखंड में। ओके फ्रेंड्स, उत्तराखंड भी हिमालय की तलहटी में है, इसलिए उत्तराखंड के अंदर हिम तेंदुए देखे गए हैं और उनके संरक्षण के लिए हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा उत्तराखंड में। इस राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। यानी शीतकालीन पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, लोग देखने के लिए आएंगे हिम तेंदुओं को। ओके, तो इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा ये उत्तराखंड के लिए। अब उत्तराखंड के एडिशनल पॉइंट, राजधानी है इसकी देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी है इसकी गैरसैंण। उत्तराखंड की दो राजधानियां हैं, बार बार बताता हूँ वीडियो जब भी उत्तराखंड का जिक्र आता है तो हमेशा बताता हूँ। सीएम है यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। ओके, और यहाँ का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बार बार पूछा जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये है उत्तराखंड के अंदर, जिसको पहले कहते थे हेली नेशनल पार्क, पुराना नाम है इसका। ओके, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हिंदुस्तान का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। और इसी प्रकार से नंदा देवी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में। और राजाजी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में। ओके, और पिछले महीने जो है ना, भारत का पहला लाइकेन पार्क भी स्थापित किया गया था उत्तराखंड में ही। ओके फ्रेंड्स, एडिशन पॉइंट ध्यान कर लिया करो, और रोज़ वीडियो देखते हो तो रटे गए होंगे आपको। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज निम्न में से कौन बने हैं? कैप्टन होते हुए सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अभी हाल ही में किसके नाम हुआ है? ओके, तो वो हुआ है इयोन मॉर्गन के नाम। ओके फ्रेंड्स, इयोन मॉर्गन इंग्लैंड के कप्तान है ये। ओके, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 213 छक्के हो गए हैं इनके। यानी कोई पूछ ले कि क्वेश्चन ये आ जाएगी भी कितने छक्कों का रिकॉर्ड है, तो 213 छक्के मारे हैं एज ए कैप्टन रहते हुए इन्होंने, ठीक है। तो इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन, उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के 211 छक्कों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी भारत के जो अपने हिंदुस्तान के जो महेंद्र सिंह धोनी हैं, उनका रिकॉर्ड था 211 छक्कों का कैप्टन रहते हुए। अब इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ के पहले नंबर पे हो गए हैं इयोन मॉर्गन। ओके, और अब जो है ना, जिक्र हुआ है यहाँ पे आपका हिंदुस्तान के जो खिलाड़ी महेंद्र सिंह हैं, इसी प्रकार से जो है ना बीसीसीआई हिंदुस्तान में जो क्रिकेट है उसको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड
रेगुलेट करता है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये BCCI की फुल फॉर्म है, बार बार बताता हूँ। 1928 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में। अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, सचिव है अमिताभ चौधरी। पुरुष कोच जो हिंदुस्तान की है उसके पुरुष कोच हैं रवि शास्त्री, और महिला कोच हैं WV रमन। अगला क्वेश्चन, किस देश ने दारचूला जिले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र पुलिस बल APF की एक बटालियन तैनात की है? यानी दारचूला जिला है तो उस जिले में भारत के साथ जो है ना सीमा पे लगते हुए ये APF बटालियन तैनात की है, तो कौन सा देश है वो? ओके, तो ये देश है नेपाल। नेपाल ने दारचूला जिले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र पुलिस बल यानी APF की एक बटालियन तैनात की है। ये जिला भारतीय क्षेत्रों कालापानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा के पास स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना एक बटालियन अपने नेपाल ने लगा दी है या निगरानी के लिए। अब नेपाल का जिक्र हुआ है, राजधानी है काठमांडू, और PM है OP शर्मा ओली, राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, और मुद्रा है नेपाली रुपया। अगला क्वेश्चन, किस देश की पहली कोरोना वैक्सीन 12 अगस्त को पंजीकृत होगी? यानी देश ने जिसने बना ली है कोरोना वैक्सीन और अब रजिस्टर्ड भी हो जाएगी, तो कौन सा देश है ऐसा? पहले भी चर्चा में आया था ये कि भी जो है ना ह्यूमन ट्रायल किया था, तो वो रूस ने किया था, तो रूस ही है जिसकी जो है ना 12 अगस्त को रजिस्टर्ड हो जाएगी ये वैक्सीन। अक्टूबर से लोगों पर टीकाकरण शुरू हो जाएगा इस वैक्सीन का। ओके, और इस टीकाकरण का यानी रूस के अंदर जितना टीकाकरण होगा उसका कोई भी खर्चा जो है ना जनता को नहीं भुगतना पड़ेगा, बल्कि सरकार उठाएगी सारे का सारा खर्चा। ओके, रूस का जिक्र हुआ है, राजधानी है मॉस्को, और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और इन्होंने हाल ही में जो है ना जन्म संग्रह करवाया था, जिसके माध्यम से अब ये जो है ना 2036 तक यहाँ के राष्ट्रपति बने रह सकेंगे रूस के। अब और इसकी मुद्रा है रूसी रूबल। अगला क्वेश्चन, एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान IX1344 IX1344 ये विमान का कई बार जो है ना नाम क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसका क्या संख्या कौन सी थी? तो IX1344 ये कहाँ दुर्घटना हुई है? तो ये हुई है जो एयरपोर्ट है हमारा केरला का। ओके, केरल के कोझिकोड के कालीकट एयरपोर्ट के ऊपर ये दुर्घटना घटित हुई है, और बहुत ही शुक्र रहा कि पायलट ने जो है ना इन यात्रियों को बचा लिया, अदरवाइज तो बहुत बड़ी दुर्घटना होनी थी, और फिर भी एक भी जान गई है तो वाकई में बहुत दुखद हुई है। अब इस पूरी घटना का थोड़ा सा वर्णन बता रहा हूँ आपके सामने। ये विमान वंदे भारत मिशन जो है ना भारत का मिशन है, और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वंदे भारत मिशन क्या है। वंदे भारत मिशन के तहत जो है ना जो भी विदेशों में जो अपने भारतीय हैं कोरोना की वजह से नहीं आ पाए थे, उनको लेके आने के लिए जो है ना सरकार ने एक मिशन शुरू किया है, उसका नाम है वंदे भारत मिशन। तो कोरोना को जो पेशेंट थे जो फंसे हुए थे कोरोना की वजह से विदेशों में, तो उनको लेके आने के लिए वंदे भारत मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। एयर के माध्यम से जो है ना उनको लाया जा रहा है। तो इसके तहत ही ये जो विमान था इंडियन एयरलाइन का, तो इसने जो है ना ये दुबई से केरल पहुंचा ही था, और इसमें 191 यात्री थे, 18 की जो है ना जिनमें से मौत हो गई। और पायलट जो थे इसके दीपक बसंत साठे इनका पूरा नाम था, और को पायलट थे इनके अखिलेश कुमार, ये दोनों जो है ना इसमें निधन हो गया। ओके, एयरपोर्ट ये जो कोझिकोड एयरपोर्ट है ये एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है। अब ये टेबल टॉप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, टेबल टॉप एयरपोर्ट क्या होता है? तो टॉप एयरपोर्ट किसी पहाड़ी या पठारी जगह पर बने होते हैं, यानी जहाँ पे जो है ना जो समुद्री इलाका होता है और चारों तरफ जो है ना जगह ना हो, तो पठारों के ऊपर पहाड़ों के ऊपर जगह बना के जो है ना ये एयरपोर्ट बनाए जाते हैं, जहाँ हवाई पट्टी का आकार सीमित होता है, यानी हवाई पट्टी ज़्यादा चौड़ी नहीं होती और ज़्यादा लंबी भी नहीं होती, तो सीमित आकार होता है, यानी छोटी होती है हवाई पट्टी, और जहाँ पट्टी ख़त्म होती है उसके आगे खाई होती है। और इसी प्रकार से जो है ना
ये जो कोझिकोड का कालीकट जो ये एयरपोर्ट था, ये भी ऐसा ही एक टेबल टॉप एयरपोर्ट था, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई है। ओके। और विशेष तौर पे बारिश का मौसम था अब, तो बारिश के मौसम में जो है ना यहाँ लैंडिंग और भी ख़तरनाक हो जाती है। ओके। तो कोझिकोड के अलावा, कोझिकोड जहाँ ये दुर्घटना है उसके अलावा जो है ना, आपकी जानकारी के लिए हिंदुस्तान में और कहाँ कहाँ टेबल टॉप एयरपोर्ट हैं, वो है मैंगलोर, गोवा, पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप, लेह, लेंगपी मिजोरम के अंदर। ठीक है, ये भी जो है ना पहाड़ी पर स्थित टेबल टॉप एयरपोर्ट हैं। ओके। तो हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन, सॉरी उससे पहले आपका जो है ना ये है कि केरल सरकार ने अब ऐलान किया है कि जितने भी इस दुर्घटना में मारे गए हैं उनके परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और ये आपके सामने मैंने तस्वीर लगाई है, ये जो विमान था, इसको तस्वीर को ध्यान से देखो, कितने टुकड़े हो गए, यानी इसके टुकड़े बिल्कुल बुरे हालात में। ये तो हालांकि बच गए, वरना इसको देखते हुए तो यूँ लग रहा है कि बिल्कुल ही चकमाचूर हो गया है ये। ओके फ्रेंड्स, तो देख लो कितना दुखद और भयानक दुर्घटना थी। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की हाल ही में 8 अगस्त को कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 8 अगस्त को, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को, तो इसकी कौन सी वर्षगांठ थी? इसकी वर्षगांठ थी अब 78वीं। ओके। 8 अगस्त को जो है ना अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को सारे देश में मनाई गई है। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश शासन को समाप्त करने और अंग्रेज़ों को देश से भगाने का आह्वान लोगों के सामने किया था। ओके। और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करी थी। ठीक है, तो मुंबई में जो है ना कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, उसमें इस आंदोलन की शुरुआत करी गई थी। हालांकि 9 अगस्त को जो है ना सभी जो नेता थे वो गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन शुरुआत हुई थी 8 अगस्त को। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है कि मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में क्या घोषणा करी थी गांधी जी ने? भारत छोड़ो भाषण के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। तो करो मरो का नारा किसने दिया था? ये तो एक इजी से क्वेश्चन सबको पता है कि महात्मा गांधी ने दिया था। लेकिन क्या है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कहाँ पे, कौन से भाषण में दिया था? तो मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में अपना भाषण देते हुए इन्होंने ये करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक का नाम है अमेजिंग अयोध्या। ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है नीना रॉय ने। नीना रॉय द्वारा अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक का लेखन किया गया है, यानी लिखी गई है। ये पुस्तक शहर के बारे में, यानी कौन सा शहर? अयोध्या शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगी, जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मददगार होगी, बल्कि राम और सीता के बारे में भी एक अलग से जानकारी प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन, सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं? महानिरीक्षक बनाए गए हैं सीआरपीएफ के नए, तो वो किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है पीएस रानीपसे को। ओके। ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं ये पीएस रानीपसे। इनको आपके सीआरपीएफ का महानिरीक्षक बनाया गया है, इंस्पेक्टर जनरल बोलते हैं जिनको। ओके। वो ज्वाइन करने की तारीख से 5 साल की अवधि तक इस पद पर बने रहेंगे। और सीआरपीएफ का जिक्र हुआ है, सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ओके। और इसका आदर्श वाक्य है सर्विस एंड लॉयल्टी। अगला क्वेश्चन, ये स्ट्रेटेजिक के क्वेश्चन आ गए। यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यूपीएससी का नया अध्यक्ष यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इसकी फुल फॉर्म है यूपीएससी की। इसके नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वो अब नियुक्त किए गए हैं प्रदीप कुमार जोशी। और पहले कौन थे? अरविंद सक्सेना। अरविंद सक्सेना का अब समय जो है ना पूरा हो चुका है इस पद पे, तो इसलिए अब नियुक्त किए गए हैं प्रदीप कुमार जोशी। ओके फ्रेंड्स, अब यूपीएससी का जिक्र हुआ है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, वो कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का ये। तो सामवेद, यानी वेदों की संख्या है 4, इसमें से सामवेद जो है ना ऐसा वेद है जो कविता के रूप में भी है और एक पाठ के रूप में भी है। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों रूपों में लिखा गया है।
चूँकि वेद किसे कहते हैं, तो वेद के बारे में थोड़ा सा जानकारी दी है। चूँकि वेद ईश्वर के मुख से निकले और ब्रह्मा जी ने उन्हें सुना है, इसलिए वेद को श्रुति भी कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वेद का दूसरा नाम क्या है? श्रुति। ओके, ये कहा जाता है कि भी जो है ना ईश्वर के मुख से ये शब्द निकले थे और ब्रह्मा जी ने उनको सुना था, इसलिए वेद को श्रुति भी कहा जाता है। वेद संख्या में 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये चारों वेद ही हिंदू धर्म के आधार स्तंभ हैं। ओके, दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये है 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख है। अब दशराज मीन्स यानी 10 राजाओं के बीच में जो है ना ये लड़ाई थी। ओके, इस युद्ध में एक और एक कबीला और उनका मित्र पक्ष समुदाय था, जिनके सलाहकार ऋषि विश्वामित्र थे। ये ध्यान से देख लो और वीडियो को पॉज करके देख लिया करो, इनको ध्यान से समझने की कोशिश करो। दूसरी ओर भारत नाम का समुदाय था। ओके, यानी एक तरफ तो जो है ना एक कबीला और उनका मित्र समुदाय, जो मित्र मंडली थी, वो सारे एक तरफ थे और इनके सलाहकार कौन थे? ऋषि विश्वामित्र। और दूसरी ओर इस युद्ध में कौन थे? भारत नाम का समुदाय, जिसका नेतृत्व वो तत्सु नामक कबीले के राजा सुदास कर रहे थे। सुदास राजा का नाम था और तत्सु नामक कबीला था, उसके राजा सुदास कर रहे थे, जिनके प्रेरक ऋषि थे वशिष्ठ। ओके, इस युद्ध में सुदास के भरतों की विजय हुई और उत्तर भारतीय महाद्वीप के आर्य लोगों पर उनका अधिकार बन गया। आगे चलकर पूरे देश का नाम भी भारत पड़ गया। इस प्रकार से जो है ना इस युद्ध में भारत कबीले की जीत हुई थी, इसकी वजह से जो है ना पूरे देश का नाम भारत पड़ा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान कर लेना। अगला क्वेश्चन, वह ग्रह कौन सा है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो 2 हैं, बी एंड सी, यानी बुध और शुक्र 2 उपग्रह ऐसे हैं 8 में से जिनके कोई भी ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, एक भी उपग्रह नहीं है इन दोनों ग्रह का, बुध और शुक्र का। अब ये ग्रह किसे कहते हैं? सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को ग्रह कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, यानी शुरू में 9 थे लेकिन प्लेटो निकाल दिया गया तो अब 8 हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस और नेपच्यून को अरुण और वरुण हिंदी में कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा गेहूं होता है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, यूपी के अंदर जो है ना सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा होता है और दूसरे नंबर पे फिर आ जाएगा हरियाणा और तीसरे नंबर पे पंजाब। ओके, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो टोटल अनुच्छेद आज भी जो है ना 395 है। हालांकि कहने को कहा जाता है कि 466 हो गए, लेकिन 466 कुछ नहीं हुए। 395 जो हैं उसी के अंदर एक्चुअल जो भारतीय संविधान बना था तब भी 395 अनुच्छेद थे, उन्हीं का जो है ना यानी अलग अलग भाग कर दिए गए हैं। पॉइंट्स में जो है ना अलग से डिटेल विस्तारित किया गया है, लेकिन एक्चुअल में जो है ना 395 के 395 अनुच्छेद फिलहाल भी हैं। ओके फ्रेंड्स, तो भारत का संविधान सर्वोच्च संविधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। ओके, यानी भारतीय संविधान कब बनकर पारित हो गया था, तैयार हो गया था? तो ये है 26 नवंबर 1949। इसलिए जो है ना 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। एक क्वेश्चन ये बना इंपॉर्टेंट। ओके, और 26 जनवरी 1950 से जो है ना प्रभावी हो गया था, इस दिन से इसके रूल लागू हो गए थे। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। तो 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से वीडियो को पोस्ट करके समझ लिया करो। ओके, और ये मैंने बता दिया कि जो है ना आज भी केवल 395 अनुच्छेद हैं एवं केवल इन अनुच्छेदों का विस्तार ही किया गया है। संविधान में वर्णित 395 अनुच्छेद के अतिरिक्त एक भी नया अनुच्छेद नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ये था आपका आज का करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के। थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर हो जाता है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मेरा कर्तव्य बनता है कि अच्छी डिटेल से आपको समझाऊँ ताकि समझ में आ जाए। ओके फ्रेंड्स, मुझे आशा है बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको, और अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। ओके, और अन्य फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। ओके फ्रेंड्स, अपनी तैयारी करते रहिए, लगे रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट।